चैप्टर 1 स्टेट ऑफ मैटर, द्रव की अवस्थाएं। आवर बॉडी कंपोजिशन, हमारे शरीर की संरचना। हमारे शरीर में 65% ऑक्सीजन, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1% तथा अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो याद रखना, ऑक्सीजन 65, कार्बन 18% और हाइड्रोजन 10%। ठीक है, ओके। हमारी धरती पर यानी भूपर पटी पर अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है। इसको याद रखना, ओ साई CSPm। ओ से ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 28% और एल्यूमिनियम 8% याद रखना समथिंग, आयरन 5%। तो 4 याद रखना, ऑक्सीजन 46, सिलिकॉन 28, एल्यूमिनियम 8 और लोहा 5%। ठीक है, ओके। पदार्थ की भौतिक प्रकृति यानी फिजिकल नेचर में क्या है, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं, वे हमारी कल्पना से परे हैं, बियॉन्ड ऑफ आवर इमेजिनेशन। पदार्थ की कण के लक्षण क्या हैं? पदार्थ के कण लगातार चलते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं नेचुरली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, ठोस के कण यानी सॉलिड के कण बहुत पास पास होते हैं और ठोसों का आकार आयतन निश्चित होता है। इनकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं। जैसे एक बॉल को ही ले लीजिए, इसका निश्चित आकार, निश्चित आयतन और निश्चित सीमा होती हैं। है ठोस कठोर तथा बाह्य बल लगाने पर टूट जाते हैं यानी रिजिड होते हैं। जैसे कोई भी लकड़ी है, उसको अपन बल लगाएंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन आकार नहीं बदलते। इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है यानी कंप्रेसिबिलिटी। और ठोसों के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। ठोसों का घनत्व बहुत कम होता है और ठोस कणों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। लिक्विड, आयतन निश्चित, आकार निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का रूप ले लेते हैं। द्रव के कणों के बीच थोड़ा खाली स्थान होता है, इन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता। द्रव आसानी से बह सकते हैं, इसलिए इनको तरल पदार्थ भी कहते हैं। तरल पदार्थ द्रव, सॉलिड द्रव और गैस को मिलाकर तरल पदार्थ कहते हैं दोनों को। द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा से ज़्यादा होती है। द्रव का घनत्व कम होता है। द्रव जिस बर्तन में रखते हैं उसकी दीवार पर चारों ओर एक समान बल डालते हैं। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, बल्कि जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन को पूर्णतः घेर लेते हैं। गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। गैसों की संपीड़ितता सबसे ज़्यादा होती है और वे फैलती हैं। गैस के अणुओं के बीच बहुत ज़्यादा खाली स्थान होता है, इसलिए घनत्व बहुत कम होता है। एक गैस दूसरी गैस में आसानी से घुल जाती है। गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उन बर्तन की दीवारों पर चारों ओर समान दबाव डालती हैं। गैस के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम या शून्य होता है, जिससे कि कण अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। गैस के कण चारों दिशाओं में भागते रहते हैं। गैस की विसरण सबसे तेज होता है, इसलिए दूर तक खाने की खुशबू महसूस की जा सकती है। विसरण यानी दो पदार्थों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। अत्यधिक उच्च तापमान पर इलेक्ट्रॉन गैसों से मुक्त होकर मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन बन जाते हैं। यानी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, गैस से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएंगे और धनात्मक बन जाएगा और धनात्मक आयन बन ही जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे सिर्फ प्रोटॉन बचेंगे तो, और उस रूप को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा एक आयनीकृत गैस है बिजली का संचालन कर सकता है। प्लाज्मा बिजली का संचालन करता है, लेकिन सभी गैसें बिजली का संचालन नहीं कर सकती क्योंकि इसमें आयन्स होते हैं। इसमें मुक्त आवेशित कण इलेक्ट्रॉन धनात्मक आयन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मुक्त करा दिए जाते हैं। प्लाज्मा विद्युत का उदासीन है। ठीक है, और सर विलियम क्रूक्स द्वारा प्लाज्मा की पहचान की गई थी। उन्होंने इसे उत्सर्जी पदार्थ कहा। किसने? सर विलियम क्रूक्स ने उत्सर्जी पदार्थ कहा और सर जे थॉमसन द्वारा इसकी प्रकृति की पहचान की गई थी। ओके, ये है प्लाज्मा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सब धन आयन बचते। अगला है प्लाज्मा की 5वीं अवस्था, बॉस आइंस्टीन कंडेंसर BEC। इसमें क्या है, पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें गैस को परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन या -273.15 केल्विन के बहुत निकट के ताप तक ठंडा कर दिया जाता है। और BEC की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने 1924 में कर दी गई थी। सामान्य वायु के घनत्व का 100,000 बार अल्ट्रा कम तापमान तक ठंडा करके BEC अवस्था प्राप्त की जाती है। ठीक है,
तो जून 1995 में बोल्डर कोलोराडो विश्वविद्यालय में एरिक कर्नल और कॉल बाइमैन द्वारा बीसी का निर्माण किया, जैसे रुबिडियम परमाणु की एक गैस को ठंडा किया गया था। ठीक है, इसके तुरंत बाद वोल्फगैंग कैट्रेल ने सोडियम परमाणु में बीसी प्राप्त की। ओके, नेक्स्ट है तापमान की स्थिति और दबाव को बदलकर तीनों अवस्थाओं में आपस में बदला जा सकता है। जैसे फेज चेंज देखते हैं, इसमें सबसे पहले क्या है, सॉलिड है ये नीचे। सॉलिड को अगर मेल्ट किया जाए तो इसको लिक्विड में यानी गलाया जाए, और वापस इसको फ्रीज किया जाए यानी जमाया जाए तो वापस सॉलिड में आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, लिक्विड को एवोपरेट किया जाए यानी इसको बाष्पीकृत किया जाए तो गैस बन जाएगा, और गैस को कंडेंसेशन किया जाए, कंडेंसेशन करने के बाद ये वापस से लिक्विड बन जाएगा यानी जमाने के बाद गैस को। उसके बाद देखो सॉलिड से डायरेक्ट सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वापतन किया जाए तो गैस में बदल जाएगा, और उसके बाद गैस का डिपोजिशन किया जाए तो वापस पोजीशन में आ जाएगी सॉलिड की। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु, जब किसी पदार्थ की अवस्था द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है। द्रव से ठोस अवस्था में यानी लिक्विड से सॉलिड में परिवर्तन होती है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और जिस तापमान पर यह होता है उस तापमान को हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु, वह तापमान जिस तापमान पर कोई द्रव गैस में बदलना शुरू कर दे यानी उबलना शुरू कर दे। ऐसे BP ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, BP ऑफ एल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस और मरकरी का 357 डिग्री सेल्सियस। वाष्पीकरण, एवोपरेशन, वाष्पीकरण एक प्रकार का वाष्पीकरण है जो पानी की सतह पर होता है क्योंकि यह गैस की स्थिति में बदल जाता है। तापमान में वृद्धि के साथ वाष्प की दर बढ़ जाती है। कंडेंसेशन यानी संघनन, गैस को ठंडा करके गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। वाष्प का दबाव जितना अधिक होगा संघनन की दर उतनी तेज होगी यानी जल्दी से वो ठंडी होगी। ओके, फ्रीजिंग यानी हिमीकरण है ठंडा करके तरल को ठोस में बदलने की प्रक्रिया है, यानी तरल को ठोस में यानी ऐसे वाटर से बर्फ बना जाता है वो हिमीकरण द्वारा। ऊर्ध्वापतन, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, उन्हें ऊर्ध्वापतन। जैसे क्या है, अनेक आय, इनका नाम क्या है, अनेक आय। आ से अमोनियम क्लोराइड, ना से नेप्थलीन और का से कपूर यानी कैम्फर। अनेक हो गए आ से एंथ्रासीन और इस आयोडीन और सॉलिड CO2। ओके, टेम्परेचर स्केल में क्या आता है, यानी डिग्री सेल्सियस C+273 और सेकंड का रहता है C/5 बराबर F-32/9, C/5 बराबर F-32/9, C/5 बराबर F-32/9। नेक्स्ट है पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ऐसी सामग्री जो प्रकाश कोण के माध्यम से पूरी तरह गुजारने की अनुमति देती है। ठीक है, जैसे ग्लास, पानी और हवा। और पारभासी जिसमें आंशिक रूप से गुजरता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं गुजरता। ठीक है, जैसे कि टिश्यू पेपर। अपारदर्शी जिसमें प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरता, जैसे लकड़ी, धातु एक्स्ट्रा। क्रिस्टल यानी क्रिस्टल ठोस के कण, परमाणु, आयन, अणु एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, जैसे टेबल सैल्ट, शुगर क्रिस्टल है। डायमंड यानी ईंट भी एक क्रिस्टल है, निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित है। हमारे पास आकारहीन, सॉलिड विच डज नॉट एग्जिबिट अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। हमारे पास आकारहीन इसका उल्टा होता है क्रिस्टल का, जिसमें कि अव्यवस्थित रहते हैं, जैसे ग्लास यानी कांच, वुड लकड़ी, प्लास्टिक, जेल एक्स्ट्रा। विसरण क्या रहता है, दो पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है, इसे अंतराणुक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ में है आकर्षण बल अलग होता है, इन्हीं के कारण बलों की प्रकृति अलग होती है। अब मेल्टिंग पॉइंट तो पढ़ लिया, गलनांक, जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघल कर द्रव बन जाता है, ठोस से द्रव बन जाता है, उसको गलनांक कहते हैं। गलनांक की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रवावस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं, यानी ठोस से द्रव में संगलन कहते हैं। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता
तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें जो भी ऊष्मा दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी हुई होती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। गर्म खाने की गंध जो होती है वो दूर दूर तक क्यों पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे की नहीं जाती? क्योंकि गर्म खाने को अगर गर्म किया जाता है ना, तो तापमान बढ़ने से उसकी जो रहती है ना, उसमें तापमान बढ़ने से गर्म खाने से जो गैस निकलती है ना, उनकी गति बढ़ जाती है, जिससे गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। और ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेज़ी से होता है, यानी पदार्थों का आपस में मिलना तेज़ी से होता है। इसलिए अर्थात क्या हुआ इसका मतलब, गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेज़ी से होता है, यानी गर्म चीज़ों का विसरण बहुत जल्दी होता है। अब स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट जा पाता है, ये क्या होता है इसमें, पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, इसलिए काटता जाता है। इसमें सामान्यतः क्या होता है, ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव्यों का घनत्व कम होता है, यानी जो द्रवों का घनत्व होता है ना, वो लिक्विड का कम होता है सॉलिड की अपेक्षा। लेकिन जो बर्फ़ का टुकड़ा रहता है वो जल में क्यों तैरता रहता है? अब पानी इसका कारण है, बर्फ़ पानी के जमने से बनती है। बर्फ़ अगर पानी जम गया तो बर्फ़ बन गई, और जब बर्फ़ बन रही है ना, तो उसमें बर्फ़ बनते समय कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते। पानी में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। पिंजरे की तरह एक संरचना यानी केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है, क्योंकि बीच में खाली स्थान है, तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है, अर्थात बर्फ़ के टुकड़े जल में तैरने लगते हैं। अब किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान यानी सॉलिड से लिक्विड में होगा, लेकिन तापमान स्थिर क्यों रहता है? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त होती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कहते हैं। और गलाना है तो गलन की गुप्त ऊष्मा, वेपराइज करना है तो बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गर्म या जो ड्राई देश शुष्क दिन रहते हैं ना, उनमें कूलर अधिक ठंडा क्यों हुआ करता है? देखो, इनमें क्या रहता है, आर्द्रता कम होती है, वायु में की नमी में आर्द्रता कम होती है, तापमान अधिक होता है, जिसके कारण बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्योंकि तापमान के बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर बाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। अतः हम जानते हैं कि बाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। अतः कूलर अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करता है। और जो एक और कारण है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? घड़े में बहुत अधिक छिद्र होते हैं, पोर कहते हैं जिन्हें हम, जिससे बाहर जल रिसता रहता है, जिसको सीपिंग कहते हैं। इसका बाष्पीकरण हो जाता है। इस तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और बाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके और घड़े शेष बचे जल से बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है, यानी ऊर्जा को पुनः ले लेता है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में। यह प्रक्रिया चलती रहती है। और चूंकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है, घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है और तथा बाष्पीकरण हो जाता है, इसलिए क्योंकि ऊष्मा है ना जो पानी के अंदर से अवशोषित होती रहती है, और पानी के अंदर से अगर ऊष्मा अवशोषित होगी तो वो बाष्पीकरण होगा उसका, तो इसलिए वो ठंडा हो जाएगा। ओके। अब एसीटोन या पेट्रोल इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? क्यों होती है भैया? इत्र डालने पर हमारी या पेट्रोल डालने हथेली ठंडी इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और बाष्पीकृत हो जाते हैं। ऊर्जा प्राप्त करेंगे हथेली के आसपास से तो हथेली की ऊर्जा कम हो जाएगी, जिससे हथेली में शीतलता महसूस होगी। ओके, बाष्पीकरण के कारण शीतलता महसूस होती है। कप की अपेक्षा प्लेट में हमें गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? कप की अपेक्षा प्लेट से हम क्यों पी लेते हैं? अब इसलिए होता है कि सतह क्षेत्र बढ़ जाता है प्लेट का, और सतह क्षेत्र अधिक होता है तो बाष्पीकरण जल्दी होगा, उसका जल्दी हो जाएगा। ऐसे अपन ने गर्म पानी को अगर किसी बड़ी थाली में रख दिया, तो बड़ी थाली में रख दिया या टब में रख दिया तो जल्दी बाष्पीकृत होगा। ऐसे ही इसमें होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है अगर उसको अपन कप की जगह अगर प्लेट में रख देते हैं। इस तरह प्लेट से दूध जल्दी पी लेते हैं। 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर
तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेता है, जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है। पदार्थ माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेता है 273 पे और इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है। परिवर्तन अवस्था में हो गया, उसके बाद ताप में वृद्धि हो गया, परंतु इस ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। ठीक है। और बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा 3 × 34 × 105 जूल है। प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए इतनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता। बर्फ में गुप्त ऊष्मा होती है और इसलिए ज़्यादा शीतलता प्रदान करता है। ओके, थैंक यू।